हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। अब आज के सेशन के अंदर हम लोग डी कोड करने वाले हैं जेआईबी एग्जामिनेशन अक्टूबर 2023 एएफएम पेपर को। ठीक है, सो वी विल डिस्कस क्वेश्चन एंड सब टॉपिक बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिकली एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे हम लोगों के जो क्वेश्चन आपके रहेंगे वो हम लोग तीनों शिफ्ट को आपका इसमें कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, so all the three shift we are going to cover in this particular session. So like जो मे एग्जामिनेशन था उसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी एक सेशन आपका किया था। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें। ठीक है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ रीस्टार्ट जीआईबी अक्टूबर 2024। तो सबसे पहले मैं आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनेशंस का आइडिया दूंगा। ठीक है, फॉर ऑल दी फोर सब्जेक्ट। तो चारों सब्जेक्ट के अंदर तो पीवाईक्यू इज द बेस्ट मेथड जहां से आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं चीजों को कि किस तरीके से एग्जामिनेशंस के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन से सब टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है। देखो, ये जेआईबी एग्जामिनेशन हो या सीआईबी हो, दीज आर मॉड्यूल बेस्ड एग्जामिनेशन। मॉड्यूल बेस का मतलब होता है दे आर जनरली अप्लाइड इन नेचर। ठीक है, अगर आपने जैसे कभी भी सीएफए या सीएफपी या एनआईएसएम ये कोई भी एग्जामिनेशन दिए होंगे, सारे आपके मॉड्यूल बेस होते हैं। मॉड्यूल बेस का मतलब ही होता है कि जो एक्चुअल में आपका रियलिटी में यूज होता है उसके बेस पे क्वेश्चन। तो वैसे ही आपका यहां पे भी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। सो आई होप आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, अभी तक नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। सो एंड आई मेक श्योर कि अक्टूबर एग्जामिनेशंस के अंदर एवरीबॉडी विल गेट गुड मार्क्स। और आपको जो भी रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, फर्स्ट विल डू द पीवाईक्यूज, then we'll do PYQs for all four subject. ठीक है, then we'll do summary session for all four subject, then foundations, then आपका क्रैश कोर्स, then आपका जो मैराथन्स आपके रहेंगे वो सारी चीजें। जैसे आप चैनल के पैटर्न को भी देखेंगे तो सेम चीजें यहाँ पे, जैसे अभी सीआईबी के लिए हम लोग करें वैसे ही जेआईबी के लिए भी आपको सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस विल बी योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर अपकमिंग जेआईबी एग्जामिनेशन। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक सेशन को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर दिस पर्टिकुलर सेशन with your friends those who are planning for JIB examination। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बात किया, आज हम लोग अक्टूबर की बात करेंगे। तो अक्टूबर शिफ्ट वन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दी सब टॉपिक्स। सो कौन कौन से सब टॉपिक्स आपका पूछे गए थे, विच सब टॉपिक्स वर पार्ट ऑफ योर जेआईबी अक्टूबर एग्जामिनेशन। सो देयर वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरर्स। अब अगर आप लोगों ने देखा होगा ना, जब हमने मई की बात की थी तो वहां पे भी देयर वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरर। एंड अगर आप लोगों ने जून 2024 दिया होगा तो उसमें भी एक क्वेश्चन आपका एरर के ऊपर पूछा गया था। ठीक है, सो यहाँ पे क्लेरिकल एरर आपका जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। ठीक है, देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ठीक है, तो बेसिकली जो कैपिटल स्ट्रक्चर मॉड्यूल सी का आपका यूनिट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज। जनरली क्या होता है, मतलब मैक्सिमम टाइम 90% टाइम आपका क्या होगा कि फाइनेंशियल रेशियोज के ऊपर रेशियो कैलकुलेशन या रेशियो पूछा जाता है। बट अक्टूबर शिफ्ट के अंदर ना आपका उसने जो लिमिटेशंस आपकी होती है उनके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा गया, विच इज पार्ट ऑफ योर कोर्स करिकुलम, राइट। बिल ऑफ एक्सचेंज आपका बहुत बार हर साल अगेन इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सो एक्सेप्टेड बाय डेटर्स। ठीक है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज आपका जिसमें एक्सेप्टेंस बाय डेटर इज मैंडेटरी। देखो, देयर आर फ्यू स्टेटमेंट, जैसे 4 स्टेटमेंट उसने दिया। क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट था कि एक्सेप्टेंस बाय डेटर इज नेसेसरी, विच वाज अ राइट स्टेटमेंट इन दिस पर्टिकुलर वन। ठीक है, डेबिट वाउचर आपका, ठीक है, दो टाइप के वाउचर्स होते हैं, एक आपका क्रेडिट वाउचर, दूसरा डेबिट वाउचर। when money leave our branches or bank, that is part of your debit voucher। जैसे कस्टमर ने सेविंग अकाउंट से पैसा विदड्रॉ किया, या कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस आपका अबाउट इंश्योरेंस प्रीमियम, क्लब चार्जेस, ये सब, या दीज ऑल आर डेबिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर जब आपके पास पैसा आता है, ठीक है, व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग दैट पर्टिकुलर मनी, सो दैट इज पार्ट ऑफ योर क्रेडिट वाउचर। तो कौन सा डेबिट वाउचर है, कौन सा क्रेडिट वाउचर है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो आपको यहां से मिलेंगे। लेजर एंट्री आपका, एंट्री के ऊपर एक क्वेश्चन, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको जर्नल एंट्रीज के ऊपर आपका मिलेंगे, रेक्टिफिकेशन को इंक्लूड करते हुए। टाइप ऑफ बजट के ऊपर देयर वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन मास्टर बजट। ठीक है,
शेयर प्रीमियम, अगेन दिस टॉपिक जो हर साल आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे कोई कंपनी आपका शेयर्स के थ्रू फंड्स रेज कर रही है, तो उसमें कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। आई होप यू गाइज आर अवेयर अबाउट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। जैसे होता है ना ऑथराइज कैपिटल, आपका इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। तो इसकी जो अकाउंटिंग एंट्रीज आपकी होती है ना, वो बहुत बार आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, लीज एग्रीमेंट। आपका लीज एग्रीमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जहां पे मोस्ट ऑफ टाइम यू विल सी क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइनेंशियल लीज वर्सेस ऑपरेशनल लीज, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंसेस या इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आपका देखने के लिए मिलेंगे। रीजन बीइंग बिकॉज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, ठीक है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा, 100 इन आपका 116, ठीक है। जहां पे जो अकाउंटिंग पर्पज से आपका लीज एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, जो लीज कॉन्ट्रैक्ट है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फाइनेंशियल लीज विच इज नॉन कैंसिलेबल लॉन्ग टर्म, ऑपरेशनल लीज विच इज शॉर्ट टर्म कैंसिलेबल लीज, ठीक है। इस तरीके से इनके जो फीचर्स होते हैं वो बहुत बार आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। बोनस शेयर आपका क्या होता है, सो आई एग्जैक्टली रिमेंबर दैट स्टेटमेंट की कन्वर्जन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस इनटू इक्विटी इज कॉल्ड, सो दिस वाज द क्वेश्चन, सो दैट इज कॉल्ड बोनस शेयर, ठीक है। तो बोनस शेयर है, राइट इश्यू ऑफ शेयर है, आपका ई सॉप्स है, आपका स्वेट इक्विटी शेयर्स है, इनके ऊपर मोस्ट ऑफ टाइम आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। जीरो बजटिंग क्या होता है, जब इनकम और एक्सपेंडिचर हम लोग बराबर कर लेते हैं, सो दैट इज जीरो बजट। टीसीएस आपका टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, जिसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा गया। डेबिट एंड क्रेडिट रूल आपका किस केस में, ट्रायल बैलेंस के केस में, ठीक है। इनकम हेड्स आपका, ठीक है। तो देयर आर 5 इनकम हेड, 5 इनकम हेड होते हैं ना, सोर्सेज ऑफ इनकम जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने अपना आईटीआर फाइल किया होगा खुद से, तो वहां पे आपको ये ऑप्शन मिलेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी, बिजनेस इन प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम योर हाउसिंग प्रॉपर्टी विच इज रेंटल इनकम, एंड पांचवा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो देयर वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लॉटरीज की जो इनकम है वो किसमें शो करते हैं, सो दैट वाज द आंसर, ठीक है। तो जो अदर इनकम मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर आपका आएगा। तो 5 हेड, वो पांचों हेड जिनको आपको समझना है। बैलेंस शीट, गोल्ड एंड सिल्वर की पोजीशनिंग कहां पे होती है, सो दीज आर जनरली पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ऑर्डिनरी एन्युटी पेमेंट्स आपका, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा सीआई एंड एसआई के ऊपर भी क्वेश्चन था सेम उसमें, जैसे यहां पे मेंशन भी है, ठीक है। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है। सो वी डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए देयर आर 24 अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अगर हम लोग बात करें, वी हैव 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग विच इज जनरली यूज्ड बाय मैनेजर्स to make decision about the company. They generally use cost accounting, financial accounting and another financial tools to make decisions, ठीक है। तो उसके संबंध में आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, P इंटू आर इंटू टी, और इसमें आपका आई गेस जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही एक साथ कैलकुलेट करने के लिए दिए गए थे। एनपीवी आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू, अगर आप लोगों को याद होगा मई वाला, तो वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, जून में भी पूछा गया और आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। तो कैपिटल अप्रेजल के लिए वी हैव 3 मेथड, एनपीवी, आईआरआर, पेबैक पीरियड, जिनमें सबसे ज्यादा फेमस है आपका एनपीवी मेथड, जो हर साल पूछा जाता है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेशन के लिए आपको दिया गया एरर ऑफ कमीशन, अगेन एरर के ऊपर एक और क्वेश्चन, ठीक है। एक्सचेंज रेट कोटेशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन था मे के अंदर आपका इनडायरेक्ट कोटेशन के ऊपर, तो यहां पे भी एक क्वेश्चन उन्होंने आपका जो पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगेन वी आर इन शिफ्ट वन ओनली, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग आपका जो है, ठीक है, टाइप ऑफ कॉस्टिंग की अगर आप बात करते हैं, तो देयर आर सो मेनी टाइप्स, जिसमें से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। और ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एटलीस्ट 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग योर, जैसे आपको कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कॉस्ट वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस और इसके फीचर्स आपका, ठीक है। टाइप ऑफ अकाउंट्स, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, बहुत बार पूछा जाता है एग्जामिनेशंस के अंदर, ठीक है। रियल अकाउंट क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, इस तरीके के जो छोटे छोटे एस्पेक्ट आपको एग्जामिनेशंस के अंदर टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक आपका पार्ट रहेगा। इसके अलावा बीआरएस का डेबिट एंड क्रेडिट रूल क्या होता है, ठीक है। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें डेबिट क्रेडिट आपका अगर हम लोग बात करें, इट इज अ
मतलब BRS क्या होता है, जहां पे हम लोग अपने कैश बुक को आपका टैली कर रहे होते हैं पासबुक से. कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय फर्म, पासबुक इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक. if there is any differences between these two, ठीक है, so we will consider balances as per passbook. ठीक है, यूजुअली दोनों में सेम बैलेंस होना चाहिए क्योंकि सेम एंट्रीज दिस में हो रही है. ठीक है, अब देखो कैश बुक क्या होता है ना, कैश बुक के अंदर एक चीज होती है, डेबिट बैलेंस इज फेवरेबल, क्रेडिट बैलेंस इज अनफेवरेबल, जिसमें आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग. ठीक है, और आपका क्योंकि नॉर्मल पासबुक का हर कोई जानता है क्रेडिट इज फेवरेबल, आपका डेबिट इज अनफेवरेबल. तो उसके ऊपर क्वेश्चन इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया. ठीक है, जीएसटी के टाइप्स आपके यहां पे पूछे गए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, इस तरीके से. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 विच इज रिलेटेड टू एम्प्लॉय बेनिफिट्स. ठीक है, जैसे जो आपका ग्रेचुटी मिलती है, आपका पेंशन मिलती है, उन सब के संबंध में. ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 आपका लीज फाइनेंस. ठीक है, तो फाइनेंस लीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका. कैपिटल एक्सपेंडिचर फीचर आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक यूनिट नंबर 7 मॉड्यूल ए, बहुत छोटा सा यूनिट है, हर साल आपका पूछा जाता है. एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अगर हम लोग बात करें ना, पिछले 3 एग्जामिनेशन से, खासकर आपका अक्टूबर के अंदर हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन. इवन इन जून 2024 देयर वाज अ, आपको एक मैच करने वाला क्वेश्चन दिया गया था, अगर आप लोगों ने दिया होगा. अगर नहीं दिया है, आई विल शो यू द क्वेश्चन ऑल्सो, क्वेश्चन टाइप आपका. ठीक है, और मतलब फिर से आपका 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर, नॉट ऑन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ओनली ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ठीक है, इसके अलावा कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपका, उसके अंदर रिस्क का आपका प्रोबेबिलिटी, डेरिवेटिव के कैरेक्टरिस्टिक्स. डेरिवेटिव अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके लिए. ठीक है, पार्टिसिप आपका प्रोमिसरी नोट के फीचर्स क्या होते हैं वो आपको पूछा गया. डिसऑनर ऑफ बिल कब कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 विच इज रिलेटेड टू ईपीएस, अर्निंग पर शेयर. फंड फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन है. एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विच वी जनरली प्रिपेयर जस्ट आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन आपका होता है, जो भी प्रॉफिट हुआ है या जो भी लॉस हुआ है पूरे साल भर के अंदर कंपनी का. ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, देयर वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, which statement is correct about the differences between capital and revenue. ठीक है, करंट यील्ड कैलकुलेशन. अब आप लोगों को अगर ये याद होगा तो ये मई में भी पूछा गया था, अक्टूबर में भी पूछा गया, जैसे हम देख रहे हैं, और अभी जो जून के अंदर पेपर हुआ है उसमें भी आपका पूछा गया. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर वन सिंपल फॉर्मूला, करंट यील्ड इक्वल टू एनुअल कूपन डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस इनटू 100. सो यू विल रीच टू द कंक्लूजन और 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा. ठीक है, पर्सनल अकाउंट आपका, उसके संबंध में एंट्रीज, सेक्शन 29 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट विच इज रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, जिसमें फॉर्म ए, फॉर्म 2, फॉर्म ए विच इज परफॉर्मा बैलेंस शीट, फॉर्म बी परफॉर्मा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीजें आपका दी गई. ठीक है, तो ये आपका शिफ्ट 1. अब शिफ्ट 2 और 3 की हम लोग बात करते हैं. एक और चीज मैं आपको दोबारा से बोलूंगा कि you do not have to judge your performances. ठीक है, we are just getting an idea कि what type of question examiner is asking in your examination. ठीक है, क्या उसका प्रोस्पेक्ट है क्वेश्चन पूछने का. ठीक है, what is the type, what kind of questions they are asking, फॉर्मेट क्या है एंड अदर. जैसे इस बार के क्वेश्चन पेपर को अगर आप उठाओगे, मतलब इस बार मतलब जून 24 का, ठीक है, उसमें एक लाइन सब में लिखा रहता था, which of the following is most appropriate about this particular one. ठीक है, करेक्ट और इनकरेक्ट, इस तरीके से. लास्ट ईयर आपका, जैसे अगर आप बात करेंगे कि जैसे एक फॉर्मेट वाइज आपका क्वेश्चन होता था, इस साल भी था बट इस साल नंबर्स कम थे, पिछली बार ज्यादा थे. ठीक है, जैसे इधर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे इस बार पूछे गए थे, इधर आपका वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे रिलेट करता है. ठीक है, सपोज दैट 1 2 3 5 ऐसा उसने लिख दिया, सो यू हैव टू मैच दिस करेक्टली. इनको आपको क्या करना था, करेक्टली मैच करना था. एंड इफ यू नो एनी टू, अगर आप इनमें से कोई भी 2 जानते हैं, आप इस पेयर को करेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे थे. तो ये छोटे छोटे हैक्स होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है. ठीक है, सो अब देखो शिफ्ट 2 एंड 3, सबसे पहले हम लोग केस स्टडीज के ऊपर, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन था आपका. शिफ्ट 1 के अंदर देयर वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेप्रिसिएशन, बट वो फंडामेंटल ओरिएंटेड था. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का केस स्टडी, जिसमें आपको जो डेप्रिसिएशन के मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड एंड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ये 2 मेथड आपको जो यहाँ पे टेस्ट किए गए थे. ठीक है, रेशियो एनालिसिस के ऊपर आपको करंट रेशियो निकालना था. ठीक है, सो करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज. ओनली फाइट इज
आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन सा करंट एसेट है, कौन सा करंट लायबिलिटीज है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, एक क्वेश्चन इसके ऊपर। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आपका कैलकुलेशन के लिए पी रेशियो आपका, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो आपको दिया गया था। पी रेशियो जैसे क्या होता है आपका, करंट मार्केट प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो जहां पे अर्निंग पर शेयर आपको पहले कैलकुलेट करना था, देन आप कंक्लूजन पे पहुंच रहे थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें वेरिएबल्स, ठीक है, आपका वेरिएंस, इट इज नॉट वेरिएबल्स, इट इज वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस कैलकुलेशन का आपको क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ये आपका वेरिएंस। इस बार भी वेरिएंस के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। दूसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीन टाइप होते हैं आपके, ठीक है। कौन सा, ऑपरेशनल एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इनका क्लासिफिकेशन एंड यू हैव टू, एक ब्रैकेट में क्वेश्चन था ऐसे, ठीक है। So you have to correctly match and this question was for 2 marks। इधर जैसे ऑपरेशनल एक्टिविटी आपका, जैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इधर एंट्रीज आपके थे। सो यू हैव टू करेक्टली मैच देम, ठीक है, आपको इनको करेक्टली मैच करना था। इन क्वेश्चन वाज फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। इसके अलावा करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। इसके अलावा क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में क्या आता है, पे बैक पीरियड आपका, ठीक है। इसके अलावा नॉट अ फीचर ऑफ डेप्रीशिएशन, नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो इस तरीके के कुछ और ये जो टॉपिक है, आई शो यू द क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। इनके ऊपर जो रिकलेक्टेड क्वेश्चन है उनके ऊपर भी हम लोग अभी आएंगे, ठीक है। जर्नल एंट्री आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का जर्नल एंट्री पास करने के लिए दिया गया था। नॉट अ फीचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका, ठीक है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर का फीचर कौन सा नहीं होता, जैसे बेनिफिट्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर लिमिटेड टू 1 ईयर, विच इज इनकरेक्ट, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो बेनिफिट होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, अगर आप कोई भी इफ यू आर यूजिंग सम मेथड्स, तो कन्वेंशंस में आपका क्या आता है, बेसिकली दीज आर प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो अगर मतलब कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या बोलती है, इफ यू आर यूजिंग सम मेथड्स, लेट्स से अगर आप डेप्रिसिएशन के लिए रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज कर रहे हैं, तो use that method throughout the economic life of that particular asset. If for any reason or for any sake, if you are changing that particular method, so you have to mention under note to accounts, ठीक है, अगर उसका कोई भी material effect बन रहा है। इंटरेस्ट रेट स्वैप के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग हर साल पूछा जाता है। स्वैप बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अकोमोडेशन ऑफ बिल, ठीक है। अकोमोडेशन ऑफ बिल जहां पे मतलब दो कंपनीज के बीच में फंड का ट्रांसफर होता है, ठीक है। मतलब जैसे पार्टी ए, पार्टी बी को फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, उसका दोस्त था पार्टी ए, विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ गुड या उसमें कोई ऐसा सेल एग्रीमेंट नहीं हुआ, उसने उसको प्रॉमिस दिया, सो दैट इज द वन, राइट। इसके अलावा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपका अगेन डेरिवेटिव। ट्रू अबाउट बॉन्ड्स आपका बॉन्ड्स थ्योरम के ऊपर बेसिकली क्वेश्चन था, ठीक है। टैक्स प्रोविजन एप्लीकेबल टू कंपनी आपका। इसके अलावा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जैसे वहां मार्जिनल कॉस्टिंग था, यहां पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। प्रीफरेंस शेयर्स आपका क्या होता है, उनके ऊपर क्वेश्चन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीज एग्रीमेंट दोबारा से रिपीट हुआ है, ठीक है। इंटर बैंक ट्रांसफर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका, ठीक है। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट विच जनरली सेग्रीगेट और वी कैन से डिवाइड ओनर्स फ्रॉम दी कंपनी, ठीक है। मतलब इसके हिसाब से business is a separate economic unit which is created by law means companies act 2013। तो यहां पे आपका रेवेन्यू रिसिप्ट आपका क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। सो उनसे क्वेश्चन आपका व्हाट इज शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आता है, उसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है आपका, प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट्स की अकाउंटिंग से रिलेटेड है। सो दीज वर सम सब टॉपिक्स जो आपके पार्ट थे किसके, आपका JIB AFM अक्टूबर 2023 पेपर के, ठीक है। तो आई होप सबको एक फेयर आइडिया लगा होगा। नाउ बेस्ड ऑन दीज पर्टिकुलर क्वेश्चन वी विल प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं किस मतलब उन्हीं के बेसिस पे आपका डिजाइन किए हुए क्वेश्चन किस तरीके से आपका पूछा गया था। अब पहली लर्निंग क्या थी, दिस वाज द फर्स्ट लर्निंग। अब उसने क्या किया ना, इन एवरी पेपर, मतलब वो आपका इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हो, पेपर 2 PPB हो, पेपर 3 AFM हो या पेपर 4 RBW हो, उसमें अक्टूबर के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स ऐसे डाले गए जहां पे ऐसे पेयरिंग आपको दी गई। एंड बिलीव मी गाइस, अगर आप लोगों ने में से बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने उस समय भी मुझे ये बात कहते हुए सुना होगा, ठीक है,
मैं हर साल क्योंकि पेपर लिखने जाता हूँ, मोटिव यही है कि आपको बता पाए कि हाँ एक्चुअल में क्या चीजें आपकी हुई हैं, ठीक है, कैसे आपकी ये चीजें आपकी बनती हैं। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि जैसे अगर आप इन तीनों में से इफ यू श्योर अबाउट एनी टू ऑप्शन, या चार आपके लिए उसमें से टू ऑप्शन के बारे में श्योर थे, तो आप उनको आंसर कर पा रहे थे। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो जैसे आपका इधर आपके पर्टिकुलर्स हैं, इधर आपका नेचर ऑफ कैश फ्लो, ठीक है, तो तीन तरह की आपकी एक्टिविटीज होती हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज विच जनरली मेक चेंजेस इन लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपका जो प्रोडक्टिव कैपेसिटीज है उनके लिए, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट्स, उनका परचेज या उनका सेल। या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ सकता है जैसे हमने किसी दूसरी कंपनी को लोन दिया या दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, सो दैट इज द वन। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दीज आर कोर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज विच इज रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी, ठीक है। तो अब इसमें जैसे रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स, हमारे पर रिडम्पशन मींस बाय बैक, ठीक है। सपोज दैट इफ वी आर बाइंग बैक प्रीफरेंस शेयर्स फ्रॉम द मार्केट, so that means that will impact your आपका इक्विटी, आपकी इक्विटी क्या होगी, कम होगी, एंड इट इज एन आउटफ्लो, ठीक है। अगर आप लोगों से अपने शेयर्स को वापस खरीद रहे हो, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपका पैसा बाहर जाएगा, आप उनसे शेयर लोगे, उनको पैसा बाहर जाएगा, सो दैट इज द वन। तो इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड इट इज एन आउटफ्लो, ठीक है, फॉर द कंपनी। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, हमारे जो जिनसे हमने रॉ मटेरियल या अदर्स लिया था उनको हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, आउटफ्लो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एंड आपका लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू अदर कंपनीज, तो ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अगेन आउटफ्लो, ठीक है। तो आपका पहले का फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो पहले का पहला हो जाएगा, दूसरे का आपका तीसरा हो जाएगा, एंड तीसरे का आपका दूसरा हो जाएगा। तो आपका क्या हो रहा है, पहला तीसरा दूसरा, पहला तीसरा दूसरा, तो डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। तो डी आपका जो करेक्ट मैच है इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आपका जो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे एरर्स, आपका अगला क्वेश्चन एरर्स के ऊपर, जैसे भी हमने बात किया था मैच करने के लिए आपको दिया। सो वी हैव टू टाइप ऑफ एरर, वन इज प्रिंसिपल एरर, जहां पे हम लोग अकाउंटिंग गोल्डन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी, एवरी ट्रांजेक्शन हैज ड्यूल इफेक्ट, where one account is getting debited, another account is, so like जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, every debit has a corresponding equal credit, ठीक है। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन होगा अकाउंट्स में तो उसके दो इंपैक्ट होंगे, एक अकाउंट आपका डेबिट होगा तो दूसरा आपका क्या होगा, क्रेडिट आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो अब प्रिंसिपल अकाउंट, जैसे आपका कोई पर्सनल एक्सपेंस था उसको आपने ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस दिखा दिया, कोई आपका रेवेन्यू एक्सपेंस था उसको कैपिटल दिखा दिया, तो ये सब आप जब अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशन का फॉलो नहीं करें, बहुत कम चांस होते हैं इसके। दूसरा आपका एरर ऑफ आपका क्लेरिकल एरर्स, दूसरा टाइप क्लेरिकल एरर्स, जिसमें तीन पार्ट, ओमिशन, कमीशन एंड कॉम्पनसेटिंग। ओमिशन मींस ओमिट कर जाना, जो अकाउंट इंचार्ज है उसने कोई एंट्री गायब कर दी, ठीक है। कमीशन इज ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द अकाउंटेंट, ठीक है, जैसे उसने टोटलिंग में गड़बड़ कर दिया, खाली डेबिट बैलेंस लिया, क्रेडिट नहीं लिया, इस तरीके की गलतियां। तीसरा आपका कॉम्पनसेटिंग, जहां पे दो गलतियां हो रही हैं और दूसरी गलती पहली गलती को कॉम्पनसेट करी, मतलब उसके जो इंपैक्ट है उसको नलिफाई कर दे रही है, ठीक है, जीरो कर दे रही है आपका, ठीक है। तो जैसे क्रेडिट सेल्स टू रोहन 20,000 नॉट एंटर्ड इन सेल्स बुक, तो ये क्या है आपका एरर ऑफ कमीशन, ओमिशन है, ठीक है। तो इट इज एन एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। दूसरा आपका 50,000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर करेक्टली क्रेडिटेड टू अकाउंट रिसीवेबल्स बट रॉन्ग कस्टमर, तो ये क्या है आपका आपका कमीशन है, कमीशन आपका है, एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। तीसरा आपका परचेज बुक ओवरकास्ट बाय 50,000 एंड सेल्स रिटर्न इज अंडरकास्ट बाय 50,000, तो आपका कॉम्पनसेटिंग। अच्छा, तीनों ही करेक्ट मैच है आपके, ठीक है। तो दीज ऑल आर करेक्टली मैच, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं, आंसर आपका लिखा था। अच्छा, दिस वाज द क्वेश्चन, थोड़ा आगे पीछे आपका हो गया था, अंडरस्टूड। क्या आपका है गेम, किस तरीके से आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, which of the following income tax act govern the deduction of interest on housing loan for individuals, तो कौन सा आपका इसमें डील करता है, सेक्शन 24B, सेक्शन 24 सबसेक्शन बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। अब ये जो इनकम टैक्स वाला पोर्शन है ना, ये लास्ट ईयर आपका मतलब मई 24 के अंदर फर्स्ट बार आपका इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें आपका पहला यूनिट मॉड्यूल डी, यूनिट फर्स्ट टैक्सेशन, जिसमें आपका बेसिक जो टैक्स नॉलेज होती है वो सब आपको दिया है।
यूनिट 2 इज आपका जीएसटी, सिर्फ 2 यूनिट है। इसके बाद आपका कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है पूरा मॉड्यूल डी आपको, और मॉड्यूल डी बहुत इंपॉर्टेंट है, नो विदाउट एनी डाउट, ठीक है। तो उनके ऊपर आपको मई के अंदर ज्यादा क्वेश्चन थे कंपैरेटिवली इन आपका अक्टूबर 23, ठीक है। इवन जून के अंदर भी देयर वाज लाइक इन एवरी शिफ्ट 2 to 3 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज 2 यूनिट्स, ठीक है। एबीसी मैन्युफैक्चरिंग मेकर्स हैज फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 70, सेल्स प्राइस पर यूनिट 150, टोटल यूनिट सोल्ड 4000। आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये आपका कॉस्ट, ये क्वेश्चन किसका है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, मॉड्यूल डी मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। सो हाउ वी कैलकुलेट प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सॉरी माय बैड। सो आपका क्या होता है, आपका कॉस्ट, ठीक है। सो प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। अब ये इसका बाइफरकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बाइफरकेशन इज सेल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेल्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू नंबर्स, ठीक है। हमने कितने आपके बेचे हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या था। दूसरा कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट विच इज फिक्स इन नेचर, वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट इनटू नंबर्स, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, विच वेरी विद द नंबर्स, ठीक है। प्रोडक्शन जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा होगा, जितना कम करोगे उतना कम होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका काम होगा। अब देखो यहाँ पे अब ये सॉल्व हो जाएगा सबसे, ठीक है। तो जिनको नहीं पता था उनको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे देखो पहले हम लोग निकालते हैं सेल्स, सेल्स कितनी है आपका, सेलिंग प्राइस, सेल्स प्राइस इज हाउ मच, आपका 150 इंटू 4000 कितना होता है, 150 इंटू 4000, सो इट इज 6 लाख, ठीक है। तो इट इज आपका सेल्स इक्वल टू 6 लाख, ठीक है, 6 लाख आपका। फिक्स कॉस्ट हमें दिया है तो वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज हाउ मच, 70 इंटू 4000, ठीक है। सो इट इज 2,80,000, 2.80 लाख, ठीक है। प्लस आपका फिक्स कॉस्ट इज हाउ मच, टोटल फिक्स कॉस्ट 1,50,000, सो इट इज 4,30,000, ठीक है। टोटल कॉस्ट इज आपका कितना, 4.30 लाख, ठीक है। तो अब 6 लाख माइनस 4, ये अगर हम लोग कर लें तो कितना होता है, 1,70,000, ठीक है। सो योर प्रॉफिट सेल्स इज हाउ मच, 6 लाख एंड कॉस्ट इज हाउ मच, 4.30 लाख, ठीक है। तो ये कितना होता है, इक्वल टू हाउ मच, आपका 1.70 लाख। तो प्रॉफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी इज हाउ मच, 1.70 लाख। दैट मींस ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन। अब देखो जिन लोगों को लगता है कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं एएफएम के अंदर, आप बिल्कुल भ्रम में, ठीक है। दिस इज अ कंप्लीट मिथ, ठीक है। पहली चीज, आपका जब भी एएफएम पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए आपका न्यूमेरिकल्स में, अपर साइड आपका जो रहा है ना, दैट इज 15 टू आपका 20%, ठीक है। पहली चीज तो ये है, दिस इज फैक्ट, ठीक है, ये फैक्ट है आपका, ठीक है। जैसे इस बार आपका सिर्फ देयर वाज अ 10% क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स, ठीक है, 10% ओनली, 10 मार्क्स के। दूसरी चीज, अगर वो 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ भी लेता, अपर साइड हम लोग ले लेते हैं 20% के, सो दीज आर नॉट न्यूमेरिकल, दीज आर बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं ना, इफ यू नो दिस कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को ना बिल्कुल, मतलब दीज विल बी आपके लिए सबसे अच्छे क्वेश्चन ये हो जाएंगे, ठीक है। अप्लाइड क्वेश्चन टफ पड़ेंगे, बट जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होंगे ना वो सबसे पहले सॉल्व होंगे, और जहां पे आप 100% श्योर होंगे कि आपका ये चीज होगा। बट सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपको इन क्वेश्चंस के लिए अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रिपेयर योर कॉन्सेप्ट वेरी वेल, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे काम करो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, आपको डेफिनेटली आने वाले समय में काफी अच्छा सक्सेस रेट होगा, ठीक है। सो अ ट्रेडर परचेज फॉर गुड्स फॉर 90,000 एंड सोल्ड वर्थ ₹1 लाख, ठीक है, एंड इनकर्ड एन एक्सपेंस ऑफ 10,000, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमें पता चलता है ट्रेडिंग अकाउंट से, नेट प्रॉफिट हमें पता चलता है किससे, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। हाउ वी कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स, अगेन आपका फॉर्मूला माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो अभी उसके ऊपर भी आएंगे, तो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपका नेट सेल्स कितने का किया है इसने, 1 लाख का किया है। डायरेक्ट कॉस्ट कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉस्ट है, परचेज कॉस्ट, तो हमारा 90,000। ठीक है, तो इट इज हाउ मच, 10,000। ग्रॉस प्रॉफिट इज 10,000। ठीक है, दूसरा आपका डायरेक्ट कॉस्ट बोला है। ठीक है, आपका इनकर्ड एक्सपेंसेस, दिस इज इनडायरेक्ट। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस है ये। सो अब नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट इक्वल टू योर ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, ये सारे एक्सपेंसेस। ठीक है, विच इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट वाज हाउ मच, 10,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 0, तो नेट प्रॉफिट इज 0। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका 10,000, नेट प्रॉफिट आपका 0। सो ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन। अगेन फॉर्मूला ओरिएंटेड, ठीक है, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड। ठीक है, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इन कॉन्सेप्ट को अगर आप बिल्ड कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। All possible losses to be taken into consideration and anticipated profit to be ignored। तो बहुत सारे कन्वेंशंस आपके हैं। ठीक है, तो जिसमें से एक कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, जो क्या बोलता है कि आपका कोई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, ठीक है, तो उसको इग्नोर कीजिए। हाँ, कोई अगर लॉस है जैसे एनपीए के अगेंस्ट प्रोविजनिंग कीजिए, डेप्रीशिएशन के अगेंस्ट प्रोविजनिंग कीजिए, तो ये सारी चीज, सो दैट इज एज पर दिस रूल। ठीक है, इस प्रिंसिपल के हिसाब से, जैसे कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, जो भी आप पॉलिसीज प्रोसीजर यूज कर रहे हैं उनका कंप्लीट इंफॉर्मेशन सारे स्टेक होल्डर्स के पास होना चाहिए, और वो इस तरीके से डिजाइन हो कि सबकी इजी अंडरस्टैंडिंग उसके रिगार्डिंग बन सके। मेटेरियलिटी का मतलब है आपका एनीथिंग विच कैन बी मेजर इनटू मनी दैट शुड बी पार्ट ऑफ योर अकाउंट्स। ठीक है, अमाउंट की बात नहीं है, 2 रुपए है, 10 रुपए, 2 लाख है, 2 करोड़ है, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है। मेटेरियल फैक्ट आपका इट शुड बी अकाउंट। ठीक है, कंसिस्टेंसी, ये भी मैंने आपको बताया था, कंसिस्टेंसी अगर आप कोई मेथड यूज कर रहे हो तो ये सजेस्ट किया गया कि आप थ्रू आउट द पीरियड सेम मेथड आपका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस। नेक्स्ट वन, which of the following account will be debited if vehicle is purchased and a check is issued for the same। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो अकाउंटिंग के गोल्डन रूल है ना उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सो अब व्हीकल आपका है यहाँ पे, तो व्हीकल इज अ एसेट, इज एन एसेट एंड एसेट इज कैटेगराइज अंडर रियल अकाउंट, टेंजिबल एसेट जिसको हम लोग बोलते हैं। एंड व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ रियल अकाउंट, इट इज डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, सो गोज आउट। अब देखो यहाँ पे इन क्या हो रहा है, मशीन हो रहा है। ठीक है, तो उसने क्या पूछा, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो डेबिट कौन सा होगा, व्हीकल अकाउंट विल बी डेबिटेड। इन क्या हो रहा है, व्हीकल आपका हो रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10। तो इसकी एंट्री कैसे पास होगी आपका, ठीक है, इट इज डेबिट व्हीकल अकाउंट, आपका जो भी अमाउंट है, टू क्रेडिट आपका क्या किससे पेमेंट हो रहा है, चेक से हो रहा है, चेक इक्वल टू बैंक। ठीक है, कैश या बैंक हो सकता है, तो यहाँ पे चेक है तो बैंक के थ्रू। तो इस तरीके से इसकी आपकी जर्नल एंट्री जो कि पास होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जिसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, अच्छा ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, कंपनी XYZ लिमिटेड परचेज अ प्रिंटर दैट कैन मैन्युफैक्चर 5 लाख प्रिंट आफ्टर विच इट विल हैव टू बी स्क्रैप्ड। The purchase cost of machine is 5,50,000 rupees and scrap value is 50,000. During first year of production, company produced 5 lakh prints. ठीक है, so calculate depreciation using आपका यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एक ऐसा मेथड है जो जनरली क्या है, यूज बेसिस पे। ठीक है, यूजेज बेसिस पे आपका है। यूजेज बेसिस का मतलब कि जैसे इन्होंने क्या किया, 50 लैक्स, हाँ ये सॉरी 50 लैक्स आपका है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, अगर हम लोग बात करें यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, कैलकुलेशन जैसे स्ट्रेट लाइन या आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। दीज मेथड आर जनरली बेस्ड ऑन पासेज ऑन टाइम, बट ये यूजेज बेसिस पे। जैसे इसमें क्या होगा, डेप्रीशिएशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेप्रीशिएशन एक्सपेंस विल बी
आपका यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को अगर हम लोग यूज करें, सबसे सटीक डेप्रिसिएशन बताते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग दैट पीरियड, ठीक है। सो द मशीन प्रोड्यूस हाउ मच 5 लाख, ठीक है, डिवाइड बाय लाइफ टाइम प्रोडक्शन इज हाउ मच 50 लाख इनटू कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू, ठीक है। तो आपका क्या होगा 5 लाख डिवाइड बाय दिस इनटू कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू, ठीक है। सो इनटू आपका मतलब 0.1 इंटू कॉस्ट कितना है 5,50,000, 5 लाख, ठीक है, माइनस 10 तो 5 लाख, इट इज 50,000, ठीक है। सो इट इज 50,000, ठीक है। कॉस्ट माइनस सैलरीज वैल्यू इज 5.50 लाख माइनस 50,000, सो इट इज 5 लाख, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका डेप्रीशिएशन विल बी हाउ मच 50,000 फॉर दिस ईयर। अब अगर यहीं पे उसने सेकेंड ईयर आपका, सपोज दैट सेकेंड ईयर प्रोडक्शन वॉज आपका 12 लाख, ठीक है, दूसरे साल इन्होंने आपका प्रोडक्शन किया कितने का 12 लाख का। सो अगर वो आपसे पूछता है कैलकुलेट डेप्रीशिएशन एक्सपेंस, निकल जाएगा 12 लाख डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय कितना 50, तो इतना होता है 0.24 इनटू इनटू आपका कॉस्ट माइनस सैलरीज वैल्यू इज हाउ मच 5 लाख, तो इट इज 1,20,000, ठीक है। तो सेकंड ईयर का डेप्रीशिएशन कितना हो जाएगा 1.20 लाख। तो जितना आप उसको कंज्यूम कर रहे हो उतने का ही हम लोग क्या करेंगे, आपका डेप्रीशिएशन लगेंगे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन की एक्चुअल यूजेस बेस, ठीक है। जैसे एक मशीन जिसपे इवेंचुअली वी आर स्पेंडिंग 5 लाख रुपीज, क्यों 50,000 रुपए ये स्क्रैप वैल्यू में आपको वापस मिल जाएगा। तो 50,000 रुपए में हम कितने यूनिट बना पाएंगे इस मशीन से 50 लाख यूनिट, ठीक है। 5 लाख रुपए में हम लोग 50 लाख यूनिट बना पाएंगे। पहले साल हमने बनाए 5 लाख यूनिट, तो इसलिए डेप्रीशिएशन किया गया कितना आपका 50,000। दूसरे साल हमने 12 लाख यूनिट बनाए, तो इसलिए डेप्रीशिएशन होगा आपका 1,20,000। अदर केसेस में क्या होता है, जैसे रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हमने कैसे समझा था, इनिशियली डेप्रीशिएशन आपका जैसे क्या रहेगा, हाई रहेगा, देन लो 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 लो, इस तरीके से आपका जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से एसेट की इनिशियल कैपेसिटी ज्यादा होती है, देन धीरे धीरे वो आपका डिक्लाइनिंग बैलेंस के साथ साथ कम होती जाएगी। बट ये आपका एक्चुअल यूजेस बेसिस पे आपका चीजों को कंसीडर कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, which among the following is not a correct statement about derivatives। तो डेरिवेटिव के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। सो डेरिवेटिव आप लोगों ने बहुत बार पढ़े होंगे। सो डेरिवेटिव आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम और डिपेंडेंट अपॉन एन अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट कुड बी स्टॉक, इंडाइसेस, कमोडिटी, करेंसी, इस तरीके से। वी हैव टू टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स, वन इज ओटीसी, अनदर इज एक्सचेंज ट्रेडेड। ओटीसी का कैटेगराइजेशन में फॉरवर्ड एंड योर स्वैप्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस आर एक्सचेंज ट्रेडेड, ठीक है। ओटीसी आर कस्टमाइज, आपका जो एक्सचेंज ट्रेडेड है दीज आर स्टैंडर्डाइज। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन। सो डेरिवेटिव हैव कैरेक्टर ऑफ हाई लिवरेज, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव में इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, यू डू नॉट हैव टू पे द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, यू जस्ट हैव टू पे इनिशियल मार्जिन, ठीक है। तो आपका ये रहेगा। डेरिवेटिव आर सिंपलर इन प्राइसिंग, नो, इनका प्राइसिंग ना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल प्राइजेस को पढ़ा होगा, तो देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड ब्लैक एंड स्कॉल, ठीक है। ब्लैक स्कॉल मॉडल आपका जिनको डेरिवेटिव प्राइसिंग के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, दैट इज दैट मच ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो आरबीआई एम्पावर टू रेगुलेट इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, फॉरेन currency derivative and credit derivative, very true, rest are regulated by SEBI। जैसे आपका इक्विटी डेरिवेटिव है, कमोडिटीज डेरिवेटिव्स हैं, ये सब, ठीक है। डेरिवेटिव परफॉर्म अ वेरी हाई इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फंक्शन इन प्राइस डिस्कवरी इन द मार्केट ऑफ अंडरलाइंग एसेट, अगेन दिस इज आल्सो ट्रू। तो ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन बी, जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देन आपका यहीं पे इसको रोकेंगे, ठीक है। सो देखो आइडिया क्या है कि आपको एक मतलब जस्ट एग्जामिनेशन का जो टच है ना वो मिले। आई विल प्रोवाइड दीज क्वेश्चन, देन हम लोग आपका वन बाय वन चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे, देन यू विल हैव। जैसे अभी आपको पता नहीं कि व्हाट इज पी रेशियो, ठीक है, क्योंकि आपने रेशियो एनालिसिस वाला यूनिट पढ़ा नहीं है। जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज आपका करंट मार्केट प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, ठीक है, ईपीएस आपका। नाउ अब यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस तो दिया है आपको कितना 70 रुपीज, ठीक है, बट यू डू नॉट हैव ईपीएस। तो पहले आपको ईपीएस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ईपीएस इक्वल टू क्या होता है, इट इज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड, डिविडेंड ऑन आपका प्रीफरेंस शेयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ
शेयर्स, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया है कितना, 50 lakhs, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 50 lakh, और आपका डिविडेंड है नहीं है, ठीक है। तो डिवाइड बाय 10 lakh, इट इज इक्वल टू 5 lakh, सॉरी 5 रुपीज, ठीक है, 5 रुपए आपका। सो ईपीएस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी इज हाउ मच, 5 रुपीज। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस वन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 14 विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन। अब वो चाहे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे सकता था कि आपको ईपीएस और करंट मार्केट प्राइस दे देता, बट उसने क्या करा, आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से टेस्ट करने के लिए उसने दो रेशियोज में आपको एक क्वेश्चन के साथ घुमाया, ठीक है। तो दिस इज द थिंग जो आप एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका पूरा, आई शेयर दीज पर्टिकुलर पीडीएफ्स आल्सो, ठीक है। तो आप अगर टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है तो वहां पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जून का मैंने ऑलरेडी ये कर लिया है, ठीक है। तो जून का हमने जो आपका एग्जाम एनालिसिस है वो आपका पूरा करके मैंने आपको दिया है, ठीक है। जून 23 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 23 आपको, सॉरी मई 23, जून का दिस इज अपकमिंग वन, ठीक है। तो अगला जो सेशन होगा आपका वो जून 2024 का होगा, तीनों शिफ्ट के अंदर कौन से सब टॉपिक और व्हाट वाज द की चेंजेस, क्या क्या की चेंजेस आपके थे इस बार के पेपर में, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। देन हम लोग आपका फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट समरी वीडियोस, जो आपकी मैकमिलन की बुक है उसका समरी वीडियोस मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। सो जस्ट आफ्टर समरी वीडियो हम लोग फिर आपका बात करेंगे किसके ऊपर, जो यूनिट वाइज आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सीक्वेंस, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस, ठीक है। तो सभी कैंडिडेट आपका सेशन को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको चीजें पसंद आ रही हैं तो अपने जो साथी बैंकर्स हैं उनके साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। एंड इफ यू हैव सम सजेशन, इफ यू हैव सम क्वेरीज, तो आप अपनी क्वेरीज मुझे लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। आप टेलीग्राम के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप आपका कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं, राइट। चलो, तो और कैसे लगा सेशन ये जरूर बताइएगा, ठीक है। सो दैट इज द ओनली मोटिवेशन फॉर अस। चलो, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। आई विल सी यू सून विद अ न्यू वीडियो, और जो पार्ट 3 हमारा होगा जो इस बार के एग्जामिनेशन के ऊपर बेस्ड होगा। चलो, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।